Good morning, all the students of BSc Part First. आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के साथ में ही मैं आपको एक सूचना शेयर करना चाहूँगा कि अपने महाविद्यालय में जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और वो 16 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो कुछ बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि 16 तारीख को ही अपन जमा करवाना है। 16 तारीख से आपको पहले जमा करवाना है, क्योंकि हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी हो तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम रहे तो आप उसको सही करके आप उसको 16 तारीख तक जमा करवा सकते हैं। यदि आप 16 तारीख तक का इंतज़ार करोगे और आप उसी समय आओगे और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ हुई या कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर आगे यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर आप जल्दीबाजी में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि आज जो 11 तारीख है तो 12 और 13 तारीख तक ही सारे जमा करवाने की कोशिश करें ताकि बाद में जल्दीबाजी में आपको कोई लॉस नहीं हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हो रहा है और सभी बच्चे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जमा करवाएं। यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। कुछ बच्चों ने जो वेटिंग लिस्ट में थे जिन्होंने फीस जमा करवा दी वो भी सोच रहे हैं कि मेरा मतलब नंबर आ गया। वो आकर के पूछते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो अभी तो उनके यही पता नहीं है कि हमारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जिसने भी फीस जमा करवाई है ये जरूरी नहीं है कि सभी का एडमिशन हो गया है। जो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम थी उनसे फीस तो जमा करवा ली पर उनका एडमिशन कंफर्म नहीं है, तो पहले तो आकर के वो अपना फाइनल लिस्ट में देखें कि एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है और उसके बाद में फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य सुचारू रूप से करवाएं। तो आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके रोज 10 से 2 बजे तक जो निर्धारित कक्ष है उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। तो आप 16 तारीख लास्ट डेट का इंतजार नहीं करके आप उससे पहले ही डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कॉलेज में आनंदम प्रोग्राम भी चल रहा है और आनंदम प्रोग्राम के तहत जो भी आप नैतिक कार्य करते हैं, कोविड-19 की जागरूकता हो, चाहे आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा का काम हो, पेड़ पौधों में प्लांटेशन का काम हो, हॉस्पिटल में किसी मरीज की हेल्प का काम हो, कोई भी ऐसा जो नैतिक कार्य है उसको आप एक डायरी में मेंटेन कीजिए, एक डायरी में लिखिए, उसके फोटोग्राफ रखिए और फिर वो प्रोजेक्ट है वो आपको कॉलेज में जमा करवाना है। ये आनंदम है, ये एक अनिवार्य विषय है, इसके जो भी मार्क्स आएंगे वो आपकी परसेंटेज में इंक्लूड होंगे। तो आप सभी आनंदम प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखें और समय समय पर जो भी आपको जानकारी दें तो उनको जल्दी पूरा करने में रहें, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। लास्ट डेट का इंतजार करना और लास्ट डेट पर फिर फॉर्म जमा नहीं होना ये आपके लिए परेशानी बन सकता है। इसलिए सभी छात्र 13 तारीख तक आवश्यक रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य जल्दी से जल्दी करवा लें। ओके, थैंक्स। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे फ्री रेडिकल्स और फ्री रेडिकल्स की कल अपन देख रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में आप यूँ देखिए, कल अपन ने पढ़ा है कि PH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मैथिल फ्री रेडिकल्स। और आपने इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। यहाँ पर इसको आप बता रहे थे कि ये जो है इनको अपन प्लस आई इफेक्ट के द्वारा और हाइपर कॉन्जुगेशन
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके स्टेबिलिटी को अपन इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आप देखेंगे कि यहां पर जो 3 डिग्री है, जैसे एक एग्जांपल ले लें 3 डिग्री का, यहाँ R बराबर CH3 मान लें, CH3 और ये CH3 फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर अपन मैथिल फ्री रेडिकल ले लें और यहाँ पर अपन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स और ये आपके ले रहे हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। ठीक है। फ्री रेडिकल के इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है कि फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में बिहेव करती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन का सेप्टेड है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कारण से यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है ये मोर रिएक्टिव होता है और इसकी जो टेंडेंसी है वो अपने इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको पेयर अप करने की होती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऐसा कोई भी इफेक्ट जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कम हो, इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति बढ़े, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो CH3 समूह है, तो CH3 समूह का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी। चूंकि फ्री रेडिकल्स है वो मोर रिएक्टिव क्यों है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से। और यदि उसकी डेफिशिएंसी को कम कर दें, उसकी कमी की पूर्ति कर दें, उसकी जो कमी है उसको कम कर दें, तो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर एक CH3 समूह के कारण से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है। यहाँ पर कितने CH3 समूह हैं, 2 CH3 समूह हैं, या यूं कहें कि 2 एल्किल समूह हैं और 2 एल्किल समूह का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर CH3 समूह है, तो CH3 समूह के 3 एल्किल समूह हैं, और जब 3 एल्किल समूह होंगे तो उनका प्लस आई इफेक्ट और भी ज्यादा होगा, और भी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी और भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अपन यूं कह सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर यहाँ पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हैं वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे तो अपन यूं कह सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर प्लस आई इफेक्ट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो इधर से इधर जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is proportional to plus I effect, और stability of free radical is proportional to minus I effect। यदि कोई माइनस आई इफेक्ट है तो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी है वो उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन जो मैथिल फ्री रेडिकल है उससे अपन 3 डिग्री फ्री रेडिकल की ओर जाते जाते हैं तो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से यहाँ पर अपन जो फ्री रेडिकल्स हैं उसके जो स्टेबिलिटी है उसको अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं। और यहाँ पर अपन ये इस तरीके से अपन ये कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन के आधार पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अपन करते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl, CH2
और जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल है, और जैसे यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल्स है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एटम है और क्लोरीन एटम का -I इफेक्ट होगा, जिसके कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। और यहाँ पर +I इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप यदि इन दोनों का आप कंपेरिजन करें तो अपन पाएंगे कि ये जो फ्री रेडिकल है, प्रोफिल फ्री रेडिकल है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्लोरो मैथिल जो फ्री रेडिकल है उसकी तुलना में यहाँ पर क्लोरो एथिल जो फ्री रेडिकल है उसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन +I इफेक्ट और -I इफेक्ट है, इसके द्वारा अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की बात। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में आप ये समझ पा रहे हो ना कि किस कारण से 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 2 डिग्री फ्री रेडिकल से ज़्यादा होती है, वो अपन किसके आधार पर समझ लिए, ये +I इफेक्ट के आधार पर। अब अपन सेकंड देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर अपन किस तरीके से ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनकी स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये अपन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि अपन ने कार्बोकैटायन में पढ़ा था, और कार्बोकैटायन में भी अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की थी, और वहाँ पर भी जो कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी को अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर उसको एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर अपन ने क्या देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन परमाणु होते हैं और उस अल्फा कार्बन परमाणु पर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए रहते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, और इस रेजोनेंस के जो इस तरीके का जो रेजोनेंस होता है उसको अपन हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के पार्टिसिपेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है, किस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं, ये अपन यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे आप सिंपली मेथिल फ्री रेडिकल्स की बात करें तो यहाँ पर ये C प्राइमरी फ्री रेडिकल्स की बात करें तो यहाँ पर कार्बन 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 C, और यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन में यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, और इस सिग्मा बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी तो ये ऐसे बनेगा HCH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर फिर ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो कितने हो गए, 3। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पर भी ये इस तरीके से यहाँ पर CH, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन पर, H डबल बॉन्ड CH और H, और फिर यहाँ पर अपन देखेंगे ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक ऐसे और एक इस तरीके से,
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि H C H और ये H फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH और H। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर स्थित है, फिर इस हाइड्रोजन पर आ गया, फिर इस हाइड्रोजन पर आ गया और फिर इस हाइड्रोजन पर आ गया। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से अलग अलग एटम्स के ऊपर मूव होता है, और अलग अलग एटम पर मूव होने के कारण से यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें आप यूं देखेंगे कि ये जो प्राथमिक फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, और प्राइमरी फ्री रेडिकल्स में आपने यहाँ पर देखा CH3 CH2 इस तरीके से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपने 1 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन के कारण से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से आपको ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे एक अधिक नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी? 4। यदि यहाँ पर आप सेकेंडरी फ्री रेडिकल की बात करें तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल R बराबर अपन यदि मैथिली मान लें तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स में यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कार्बन अल्फा है कार्बन, और ये कार्बन भी कैसा है? अल्फा कार्बन। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पर CH3 CH3 और CH3 और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 10। तो इधर से इधर जाने पर ये देखिए, इधर से इधर जाने पर यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इधर से इधर जाने पर यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिस्पर्सल उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक बार कार्बन पर और 3 बार हाइड्रोजन पर, तो 4 बार हो गया। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बार कार्बन पर और 6 बार हाइड्रोजन पर, तो 7 हो गई। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर रहेगा और 9 स्ट्रक्चर्स में वो किस पर रहेगा? हाइड्रोजन पर। तो टोटल कितने हो गए? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाती हैं, और जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेगी तो इधर से इधर जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सल उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पर देखने जा रहे हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसमें सिग्मा बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट्स करके वहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जिसको अपन हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से जिस फ्री रेडिकल में जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उस फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी उतनी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा हैं तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से आप जो कार्बन फ्री रेडिकल्स हैं उसकी स्टेबिलिटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और ये उनकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों इफेक्ट के द्वारा अपन फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं और इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा। थैंक्स।